हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट। दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर में टोटल अगर देखा जाए तो 10 यूनिट है और आपको कौन कौन से यूनिट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। पहला आपका होता है मैथ अच्छे से प्रैक्टिस करिए, डीआई अच्छे से प्रैक्टिस करिए और कंप्रीहेंशन अच्छे से प्रैक्टिस करिए। 3 ऐसे यूनिट है दोस्तों जिसमें हमें पता है कि 5 क्वेश्चन इसमें हमेशा एक प्रकार से फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन आपका टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया या कम्युनिकेशन, बाकी अदर जितने भी आपके हैं 7 यूनिट, यहाँ से क्या रहा, किसी का रेशियो बढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन में, किसी का रेशियो कम किया जा रहा है। अब आपको क्या करना है, देखिए पढ़ना तो सभी को है। हो सकता है आपका टीचिंग से कभी 7 क्वेश्चन आ जाए, रिसर्च से हो सकता है 8 क्वेश्चन आ जाए, बाकी और जो है आपका लॉजिकल रीजनिंग से 2 क्वेश्चन कर दे, द पीपल एंड डेवलपमेंट से हो सकता है 3 क्वेश्चन कर दे। तो इनका जो क्या कर रहा है, बैलेंस किसी कर रहा है, किसी का अनबैलेंस कर रहा है। ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, इसके पीछे कई रीजन है। क्यों? क्योंकि अब जो एग्जाम होता है, जो ऑनलाइन एग्जाम होता है, ये अलग अलग मल्टीपल शिफ्ट में होता है। तो ये जो एनटीए क्या कर रखी है, सोचती इस शिफ्ट में इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेंगे, दूसरे शिफ्ट में इससे ज़्यादा पूछ लेंगे, और उसके बाद क्या करता है, उसको लगता है कि काम करो थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन पूछो। तो आपको लगेगा ये तो कम्युनिकेशन चैप्टर से है नहीं, ऐसा लगता है ये टीचिंग एप्टीट्यूड का है। तो क्या करेगा, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक क्या कर देता है, एक जोड़ करके क्वेश्चन पूछता है। ये जो प्रक्रिया करने का कारण क्या हो गया है, लेवल ऑफ क्वेश्चन का जो थोड़ा सा लेवल और बढ़ाया जा रहा है। और उसको बढ़ाने के पीछे कारण क्या है, बस ये चाहता है कि बच्चा और अवेयर हो और एडवांस लेवल में चीज़ों को पढ़ाई करता रहे। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। आज बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और लॉजिकल रीजनिंग, तीनों को एक साथ कंबाइन करके समझते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। पहला टॉपिक जो आपका आता है, पहली बात करेंगे कम्युनिकेशन। अभी जो कम्युनिकेशन है दोस्तों, हम इसको पढ़ते हैं, इसमें बेसिक चीजें क्या होता है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये आपका टीचिंग से भी जोड़ दिया जाएगा और आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से भी जोड़ दिया जाएगा, प्लस ऐसा लगेगा कभी कभार आपको लॉजिकल रीजनिंग से भी जोड़ दिया जाएगा। आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, अभी बताएंगे। अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें आपका जो है लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। और तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। ये बेसिक आपका 3 टॉपिक आज हम बात करेंगे, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक समझते देखिए। कम्युनिकेशन में क्या पढ़ना है, आप सिलेबस उठा के देखिए, उसमें क्या लिखा है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। ये बेसिक इसमें जो है कम्युनिकेशन में टॉपिक है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक है, इसमें आपका काफ़ी है। स्टेटमेंट क्या है, आर्गूमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, फॉर्मल फैलेसी क्या है, इनफॉर्मल फैलेसी क्या है, स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्या है। फिर नेक्स्ट आपका शुरू हो जाता है इवेल्युएशन ऑफ डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है। फिर उसके बाद आपका इंडियन लॉजिकल रीजनिंग क्या है, ऑर्थोडॉक्स क्या है और हेथोडॉक्स क्या है। फिर नेक्स्ट इसी में आप पढ़ोगे वैल्यूएशन ऑफ, जिसको बोलते हैं एक प्रकार डायग्राम या लॉजिकल रीजनिंग जिसमें डायग्राम करके आता है। फिर नेक्स्ट आपका इसी में रहेगा प्रमाणा क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, उपमाना क्या है, अर्थपट्टी क्या है, अनुपलब्धि क्या है, शब्दा क्या है, इसमें ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ अनुमाना क्या है, व्याप्ति क्या है और हेत्वाभास क्या है। फिर पढ़ोगे हेत्वाभास कितने प्रकार का है, हेत्वाभास का मतलब क्या है। तो फिर उसमें आपके हेत्वाभास में बधित क्या है, अबधित क्या है, सत्य प्रतिपक्ष क्या है, विरुद्ध क्या है, ये सारी पॉइंट इसमें आपको मिलता है। फिर हेत्वाभास में ही पूछता है माइनर टर्म क्या है, मेजर टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है। ये सारी पॉइंट आपका किसमें होता है, लॉजिकल रीजनिंग में। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक होता है। रिसर्च एप्टीट्यूड में जो आपका टॉपिक होगा, शुरुआत में रहेगा पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या है।
फिर दूसरा आपका टॉपिक रहेगा स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है, फिर नेक्स्ट आपका रहेगा टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, कैरेक्टर ऑफ रिसर्च क्या है, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, उसके बाद आपका आईसीटी सपोर्ट रिसर्च में क्या क्या योगदान करता है, फिर उसके बाद एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या है। और भी आगे से पढ़ेंगे। स्टेप ऑफ रिसर्च में कई टॉपिक रहेंगे आपका, जैसे एसक्यूनेस क्या है, उसके बाद टेस्ट क्या होता है, जैसे एनोवा टेस्ट क्या है, काई टेस्ट क्या है, जेट टेस्ट क्या है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस में नल क्या है और अल्टरनेटिव क्या है, ये सारी पॉइंट आपका रिसर्च एप्टीट्यूड में आता है। और लॉजिकल रीजनिंग का भी, ये हमने बस बेसिक अभी बात की। अब एक एक करके समझते हैं। पहले किसमें हम पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन पहला टॉपिक, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी चीज का जब तक बेसिक चीज नहीं समझेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। अब कोई व्यक्ति है, किसी ने पूछा भाई संचार क्या है, हिंदी में उसको संचार बोलते हैं और अंग्रेजी में उसको कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, जैसे आप बैठे हो तो कभी कभार आप, जैसे आपके पास कई इंफॉर्मेशन आती है न्यूज़पेपर के माध्यम से या आपके दोस्तों के माध्यम से, आजकल जैसे यूट्यूब पे आप पढ़ते हो, देखते हो, किताबों में पढ़ते हो, तो आपके मन में कई थॉट आना शुरू हो जाता है। ये जो थॉट आता है, जो विचार आता है, खुद से जो आता है, इसी को क्या बोलते हैं, इनकोड करना। और यही इनकोड जब आप क्या करते हैं, जो आपके मन में थॉट है, जो विचार है, आप अपने दोस्त के पास क्या करते हैं, एक प्रश्न के रूप में उससे पूछते हैं कि आप बताइए, ये जो आजकल यूजीसी नेट का पेपर होता है, इसका जो पैटर्न चेंज हो रहा है, कभी फैक्चुअल क्वेश्चन था, फिर उसके बाद कंसेप्चुअल हुआ, उसके बाद स्टेटमेंट और असर्शन और रीजन करके पूछने लग गया, फिर तीसरा इसने मैचिंग कॉन्सेप्ट बनाया, चौथा उसके बाद देखिए कि क्रोनोलॉजिकल तरीके से क्वेश्चन पूछने लग गया। ये क्या प्रोसेस है, जरा आप मुझे बताइए। तो ये जो आप प्रश्न करके क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप हो, एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, आपके मन में जो थॉट आता है उसको बोलते हैं इनकोड करना। क्या किया आपने, इनकोड किया, आपने क्या किया, इनकोड किया। इनकोड करने के बाद आप एक प्रश्न को फिर क्या करते हैं, अपने दोस्त के पास, जो वाई व्यक्ति उसके पास सेंड करते हैं, यही करते हैं। सेंड करने के बाद जब आपका मैसेज वाई व्यक्ति के पास पहुंचता है तो प्रश्न को क्या करता है, आप देखते होंगे जैसे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हैं तो वहां पर ऐसे टिक लगता है जब आपका मैसेज चला जाता है। अगर उस मैसेज को डबल टिक लग गया तो मतलब मैसेज आपका चला गया, ठीक। अगर वो व्यक्ति उस मैसेज को जब पढ़ेगा तो वहां पर ऐसे हल्का सा ग्रीन के बजाय कैसा हो जाता है, वो नीला कलर हो जाता है। जब नीला कलर हो जाता है तो इसका मतलब वो आपके मैसेज को पढ़ लिया, जिसको बोलते हैं सीन कर लिया। अनसीन नहीं किया, क्या कर लिया, सीन कर लिया, देख लिया। और पढ़ने के बाद अब जो आपका सवाल था उसका वो रिप्लाई करता है, क्या करता है, वो फीडबैक देता है, फीडबैक। जब वो फीडबैक देगा, रिप्लाई करेगा, यही प्रोसेस। लेकिन यहां पर जो मैसेज है इसको दोस्तों होता है डिकोड करना, डिकोड करना। वो क्या करेगा, इनकोड किया तो इसने पढ़ा, ये सीन हो गया और उसका ये रिप्लाई देता है, फीडबैक देता है। ये जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, ठीक है। ये होता बेसिक आपका कॉन्सेप्ट। अब यहां से सवाल एक एक क्या पूछ सकता है, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछ लेगा बताइए किसके लिए प्रश्न इनकोड होगा, किसके लिए डिकोड होगा, कब फीडबैक होगा, अगर फीडबैक कंप्लीट होगा क्या वो कम्युनिकेशन हो सकता है। तो दोस्तों जब फीडबैक किसी भी चीज का आ जाता है, रिप्लाई आ गया, तो समझो आपका प्रश्न का उत्तर आ गया, इसका मतलब वो कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन शुरू हो गया है, इसी बोलते हैं कम्युनिकेशन। अर्थात अगर आपने पता चला मैंने आपसे कोई सवाल पूछा, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन तभी होगा जब तक उसका रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इसका रिप्लाई दिया तभी ये कम्युनिकेशन हो गया। तो पूछ लेगा इनकोड किसके लिए हुआ, एक्स के लिए, डिकोड किसके लिए हुआ, वाई के लिए, और फीडबैक किसके लिए हो जाएगा, तो फीडबैक जो होगा एक्स के लिए हो, क्योंकि इसने रिप्लाई दिया। तो फीडबैक जब आएगा तभी तो होगा ना, तो रिप्लाई जब होगा, उत्तर जब आएगा तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। ये होता बेसिक कॉन्सेप्ट। अब शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां से हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन।
अब फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या, इसके प्रकार कितने हैं? वर्बल है, नॉन वर्बल है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है और सर्कुलर है। तो ये बेसिक क्या होते हैं आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एक एक करके समझते हैं। पहला बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तीसरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट उसके बाद वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जेंटल कम्युनिकेशन। उसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और एक होता आपका, यहां पर लिख देंगे सर्कुलर कम्युनिकेशन, सर्कुलर कम्युनिकेशन। चलिए इतने प्रकार होता है कम्युनिकेशन, एक एक करके समझते हैं। पहला आपका जो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि कब बनेगा फॉर्मल, कब बनेगा इनफॉर्मल, कब डायरेक्ट, कब इनडायरेक्ट, एक एक बेसिक चीज को समझते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, सिंपल समझिए, जिसमें रूल हो, नियम हो। आप मान लीजिए कोई गवर्नमेंट अधिकारी है या प्राइवेट में आप कहीं जॉब करते हैं, तो उनका एक प्रॉपर ड्रेस होता है, आई कार्ड होगा, आप प्रॉपर उनका एक ड्रेस होगा, एक टाइम पे 9 बजे आपको एंट्री करना है, शाम को आप 5 बजे वहां से एग्जिस्ट करेंगे, बाहर आएंगे। उनका जो भी लंच होगा 2 बजे 1 बजे, ये प्रॉपर जो उनके आप रूल के अनुसार सारा काम करते हैं और उसी रूल के अनुसार आप जो बातें करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, लोगों से मिलेंगे। ये नहीं है कि आप बैठ के वहाँ कोने बैठ के चाय पी रहे हैं और जैसे मन में ऐसा बोल, नहीं। आपका लंच का टाइम है, टाइम पे खाना खाइए, फिर अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, एक रूल के तरीके से, एक नियम के तरीके से, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसी को उल्टा कर दो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप अपने फैमिली, अपने परिवार में, मान लीजिए 5 बजे आप ऑफिस से निकलते हैं, अपने घर आ जाते हैं, आप अपने बीवी, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने भाइयों से, जो भी अपने फैमिली, अपने दोस्तों से जब बात करते हैं, तो वहाँ पर कोई रूल नहीं है। रूल क्या कि ठीक है भाई, आप यहाँ बैठ सकते हो, वहाँ बैठ सकते हो, आप जैसे बच्चों को हो, बच्चों के साथ बात करते हो, उनके साथ खेलना शुरू कर देते हो, फिर उनके साथ बैठ कर लंच करते हो, उनके साथ डिनर करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, ये सारी जो प्रोसेस करते हो, वहाँ कोई रूल नहीं है। तो जहाँ पर रूल है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पर रूल नहीं है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ये प्रोसेस को समझना बेसिक चीजें होना चाहिए। अगला बात करते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है? डायरेक्ट मीन्स होता है जैसे फेस टू फेस बात करना, आमने सामने। जैसे ऑफलाइन क्लास होती है तो फेस टू फेस हो, वहां पर आप मान लीजिए सामने बैठे हो, उसके बाद टीचर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर मुझे एक टॉपिक नहीं समझ में, आप दोबारा बता दीजिए। तो ये जो प्रोसेस होती है फेस टू फेस, एक दूसरे के आमने सामने बैठ के बात करना, जहाँ फिजिकल होना, उस प्रक्रिया, फिजिकल मतलब जैसे आपकी बॉडी हमारी या आपने सामने सभी लोग बैठ के बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। दूसरा होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है, जहां पर आप आमने सामने नहीं है, लेकिन किसी यंत्र के माध्यम से, किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, जैसे आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी आजकल एक प्रकार से जैसे बोलते हैं डिजिटल इंडिया है, किसी भी यंत्र के माध्यम से आप बात कर रहे हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप वहां पर वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो देखिए कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं
कि वीडियो कॉल तो करते हैं, ऐसा लगता है फेस टू सामने रहे, नहीं, वो किसी आप यंत्र के माध्यम से बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। हाँ, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में 2 पॉइंट ज्यादातर बेसिकली याद रखना, उसमें एक आता है सिंक्रोनस और एक होता है आसिंक्रोनस। यही बता देते हैं, एक होता है सिंक्रोनस और एक होता आसिंक्रोनस। ये जो 2 पॉइंट है इसको याद रखें, यहां से क्वेश्चन पूछता है। ये जो है डायरेक्ट और जो इनडायरेक्ट में बेसिक चीज होता है। जैसे आप कहेंगे नहीं वीडियो कॉल तो करते सामने दिखता है, लेकिन वो दिखता तो है लेकिन किसी यंत्र के माध्यम से। ये जो प्रक्रिया होती है जब आपको फेस टू फेस दिखता हो किसी यंत्र के माध्यम से, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस, क्योंकि आप इमीडिएटली बात कर रहे हो, आपने चैट कर रहे हो, आप वो भी ऑनलाइन है, आप भी ऑनलाइन हो, दोनों लोग बढ़िया एक ही टाइम पे बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है फटाफट किसी चीज का प्रश्न का उत्तर मिलता जाता है, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अर्थात चाहे आप ऑडियो के रूप में बात कर रहे हो या चाहे वीडियो के रूप में बात कर रहे हो या आप चैट के रूप में बात कर रहे हो, तो जो इमीडिएटली आंसर मिलता है उसको बोलेंगे सिंक्रोनस। लेकिन किसमें? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में। दूसरा होता आसिंक्रोनस। आसिंक्रोनस मीन्स क्या होता है, जब आप बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, कभी कभार आप देखते होंगे किसी के पास मैसेज लिख दिया, आपने मैसेज लिख दिया, बाद में मैसेज को देखता 2 दिन के बाद डबल टिक चला गया, लेकिन अब वो सीन नहीं किया। जब वो सीन किया 2 दिन के बाद, इसमें क्या होता, तब उसको फीडबैक देता है, रिप्लाई देता है, तो जिसमें टाइम का क्या होता है, गैप होता है। आज मैसेज किया 2 घंटे बाद मिलेगा, 4 दिन के बाद मिलेगा, 2 मंथ बाद रिप्लाई आएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है वो उसको बोलते हैं आसिंक्रोनस। इस बात को याद रखना, सिंक्रोनस और आसिंक्रोनस। लेकिन ये दोनों किसके पार्ट है? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में। सिंक्रोनस मतलब जिसमें इमीडिएटली तुरंत आंसर आता हो, आपने पता चला हाय लिखा, वहां भी हेलो आ गया, उन्होंने तो वीडियो कॉल किया, आप बात करना शुरू कर दिए। आसिंक्रोनस में आपने हाय लिखा, उन्होंने डबल टिक तो हो गया, लेकिन वो 4 दिन के बाद वो सीन करके फिर रिप्लाई देते हैं, जिसमें टाइम का डिले होता है, गैप होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, एक प्रकार से अगर देखा जाए जैसे हायरार्किकल होता है, ऊपर मान लीजिए सीईओ साहब, एचओडी साहब, मैनेजर साहब, डायरेक्टर साहब, ये जो प्रोसेस होती है, और नीचे चपरासी है। ऐसे यहीं पर समझा देते हैं। मान लीजिए आप ऐसे हो, कोई रूल है और ऐसे चलता हो, नीचे से कोई फाइल, मान लीजिए यहाँ चपरासी है, मैनेजर साहब, डायरेक्टर साहब, सीईओ साहब, ये जो प्रोसेस नीचे से लेकर फाइल इनके पास जाती है, फिर इनके पास जाती है, इनके पास जाती है, फिर इनके पास जाती है, फिर यही फाइल नीचे की तरफ इधर को आती है, फिर इनके पास आती है, फिर इनके पास, इनके पास। ये जो प्रोसेस होता रहता है एक प्रकार से वर्टिकल रूप में। जो वर्टिकल रूप में होता है, जैसे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री से ऊपर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति फिर उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, फिर मंत्री, फिर सांसद, फिर विधायक, फिर गांव के प्रधान। एक प्रकार से ऊपर से फाइल नीचे, नीचे से फाइल ऊपर, ये जो प्रक्रिया चलती रहती है, इसी को बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन जो चलता प्रोसेस, इसी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जिसको बोलते हो, अब हॉरिजॉन्टल मीन्स क्या होता है, ये तो वर्टिकल रूप में था, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है। अब इसमें क्या आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए सभी टीचर यहाँ हैं, सभी टीचर, सभी प्रोफेसर, ये जो टीचर है, और यहाँ पर सभी स्टूडेंट है, स्टूडेंट स्टूडेंट विद्यार्थी है। अगर टीचर टीचर के बीच में बात हो रहा है और स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में बात हो रहा है, जो एक ही, जैसे कहते हैं भाई आप मेरे लेवल के नहीं हो, मेरा लेवल अलग है, उनका लेवल अलग है, जो अपने लेवल, अपने स्तर के लोगों से बात करते हैं। भाई एक टीचर टीचर से बात कर रहा है, स्टूडेंट स्टूडेंट से बात कर रहा है, ये जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, एक दूसरा होता है, दूसरा भी बनता है, ऐसे करके कम्युनिकेशन होता है क्रॉस कम्युनिकेशन, इसको क्रॉस कम्युनिकेशन बोलते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति यहाँ है, कोई व्यक्ति यहाँ है, इसको बोलते हैं क्रॉस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये बेसिक चीज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, क्रॉस कम्युनिकेशन। अब अगला पॉइंट हम बात करेंगे आपका वर्बल कम्युनिकेशन और
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये क्या है देखिए, सॉरी, वर्बल और नॉन वर्बल, इस चीज को समझते हैं। वर्बल मीन्स क्या होता है, जैसे आप बात करते हो, अपने दोस्त से बात कर रहे हो, चाहे कोई लेटर लिख करके बात कर रहे हो, या चाहे आप सामने बैठे हो वहां बात कर रहे हो, एक प्रकार से मौखिक रूप से या लिखित रूप से जो बात होती है उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स होता है जिसमें कोई कोड तरीके से बात किया जाता है। कोड मतलब आप जैसे रोड पे जा रहे हैं तो आप देखते हैं ग्रीन सिग्नल, फिर रेड सिग्नल, ये क्या कर रहा है, कोड दे रहा है। ग्रीन मतलब अब पास, आप बाहर अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। रेड सिग्नल मतलब आप अपनी गाड़ी को रोक दीजिए। एक प्रकार से कोडिंग तरीके से बात हो रहा है। जेब्रा क्रॉसिंग है, आप उसको देख करके लगेगा कि यहाँ से ये जो आने जाने का रास्ता है इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो ये जो कहीं कहीं यू टर्न ऐसे बना रहेगा, इसका मतलब आप गाड़ी ऐसे घुमा के ऐसे जा सकते हैं, या वहां लिखा यू टर्न नहीं कर सकते। तो ये जो आपको कोडिंग तरीके से चीजें समझाया जाता है, एक प्रकार से पिक्चराइज किया जाता है, तस्वीर बना दिया जाता है कि इस रोड को जो है पार नहीं कर सकता, आप ब्रिज से ऊपर से पार कर सकते हैं। तो ये जो आपको कोडिंग तरीके से चीजें समझाया जाता है, कोई एक सांकेतिक चिन्ह बना करके, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे दूसरा। अब इसी में क्या करता है दोस्तों, बस क्वेश्चन क्या करता है ना, में मैचिंग कर देगा, क्रोनोलॉजिकल बना देगा, हॉरिजॉन्टल करके पूछ लेगा किसी भी तरीके से, या आपका असेसमेंट और रीजन करके बना देगा। तो आपको क्या करना, हर एक पॉइंट को जब अच्छे से याद करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बार बार प्रैक्टिस करिए। अब दूसरा ये तो हो गया आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमने बात कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर या बैरियर्स, इसको बोलते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या है इसको समझते हैं। बैरियर मीन्स क्या होता है, किसी चीज में रुकावट आ जाना। आप मान लीजिए रुकावट क्या आ गया, कोई बच्चा घर से निकलता है पेपर देने, अचानक पता चला जिस ऑटो या टेम्पो जिसमें वो बैठा था अचानक वो खराब हो गया। अब वो जब खराब हो गया, टूट गया, जो भी हो, पंचर हो गया, कुछ भी हो गया, अब उसको जाना था 10 मिनट पहले, पता चलो लेट हो गया भाई, अब ऐसे रास्ते पे खराब हो गया कि अब उसको या तो बनवाएगा, जो भी अब उसको वहां क्या एक प्रकार से रुकावट आ गया। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन बोला जाएगा, बैरियर कौन सा हो जाएगा, फिजिकल बैरियर। तो ये जो बैरियर मीन्स होता है किसी भी चीज में रुकावट आ जाना, बाधाएं उत्पन्न हो जाना, संचार प्रक्रिया में रुकावट आ जाना। अभी कैसे कैसे होता है एक एक करके समझते हैं। पहला इसमें जो आपका आता है बैरियर, एक होता है आपका फिजिकल बैरियर, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल, और तीसरा आपका होता है लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज, और नेक्स्ट आपका आता है कल्चरल, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आपका प्रक्रिया होती है बैरियर का, ये सारी चीजें होती है। फिजिकल मीन्स होता है जो भौतिकी रूप से हो। अब भौतिकी रूप से जैसे आप ऑटो में बैठ के जा रहे थे, अचानक ऑटो खराब हो गया, तो आपके लिए क्या हुआ, एक प्रकार से फिजिकल बैरियर हो गया। आप अपनी गाड़ी से जा रहे थे, आपकी गाड़ी पंचर हो गई, ये फिजिकल बैरियर हो गया। आप मोबाइल से बात कर रहे थे, अचानक आंधी ऐसी आई, टावर टूट के गिर गया, आपका नेटवर्क मोबाइल से हट गया, ये क्या होगा, फिजिकल बैरियर। आप बात कर रहे थे, अचानक आपकी मोबाइल डिस्चार्ज हो गई, ये फिजिकल बैरियर। ये सारी जो प्रोसेस भौतिक रूप से होती है उसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। अब साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है, जैसे आजकल देखिए साइकोलॉजिकल बैरियर चल रहा है, किसी को इतना मोटिवेट किया जाता है, अरे भाई मोटिवेट, उसको रियल वास्तविकता पता है, उसको आस्तिक नास्तिक मत बनाओ, वो वास्तविकता में उसको जीने दो, जो उसके सामने घटना घटित हो रही है उसी में उसको जीने दो।
अब जैसे बैरियर कैसे कर देते हैं साइकोलॉजिकल, आजकल बहुत चलता है, कुछ लोग बाबाओं के पास जाते हैं। अब बाबा को चाहे वो 8वीं फेल हो, चाहे मर्डर किया हो, पता नहीं क्या क्या कांड किया हो, लेकिन बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लिया, 2-4 श्लोक रख लिया और उसके बाद कहीं मंदिर में कहीं बैठ गया या अपना बढ़िया ताम झाम लगा के फर्स्ट क्लास 50-60 लोग का भीड़ इकट्ठा कर लिया। अब लोग आजकल मानसिक रूप से कमजोर हो ही चुके भाई, हालात ही ऐसा, क्या करें। सबकी समस्या क्या है? पैसे की। सबकी समस्या क्या है? डिजायर की। सबकी समस्या यही 2 ही चीज चल रहा है, एक तो आपका जिसको बोलते हैं अर्थ और काम। अर्थ मतलब पैसा और काम मतलब इच्छा, डिजायर। ये 2 चीजों में ही लोग आज भारत में करते हैं। सभी लोग डूबे, हम भी डूबे, सब पड़े हैं, लेकिन उससे कैसे उभारा जाए, कैसे उससे निकला जाए। अभी बाबाओं के पास आप जाते हो, बाबा क्या करता है? आपको एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करता है। क्या करता है? बच्चा, आपका राहु और केतु भारी पड़ रहे हैं, आपका शनि भारी अरे भाई, शनि और राहु केतु बुध ग्रह जो भी 8-9 ग्रह टोटल है, वो इतने बड़े बड़े ग्रह, आपसे भी क्या लेना देना भाई? आप तो उसके आगे कुछ भी नहीं हो। उससे आपका एक इंडिविजुअल, आपसे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? ये क्या करते हैं, आपको इस प्रकार से ब्रेन वॉश कर देते हैं, इस प्रकार से आपके ब्रेन पे हावी हो जाते हैं कि आप बाबाओं के पास जाते हैं, अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं। आप बोलेंगे तो बाबा बोलेंगे आपका जो गुरु पर्वत बैठा हुआ है, आपका शनि पर्वत बैठा हुआ है। ये सब प्रक्रिया क्या होती है? आपके दिमाग को क्या किया जा रहा है? ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आपको साइकोलॉजिकल तरीके से क्या किया जा रहा है? एक बैरियर क्रिएट कर दिया। अब बैरियर क्रिएट क्या? आपको बोल देगा ठीक है 300 रुपये की पूजा ये करवाओ, 400 रुपये वहाँ करवाओ, आपको कम से कम 20 चक्कर यहाँ लगाना पड़ेगा, हर मंगलवार हर शनिवार यहाँ पर आना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको भभूति दूंगा, टीका लगाना, खाना पेट में पूरा पोत लेना, रात माथे पर लगाना। ये सब प्रक्रिया क्या हो रहा है? एक प्रकार से साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट किया जा रहा है। अरे इसमें कोई साइंस नहीं भाई, वो आप इस प्रकार से ब्रेन, क्योंकि ब्रेन का न्यूरॉन सिस्टम सबसे अगर कमजोर है तो आपका ब्रेन का न्यूरॉन सिस्टम 10 मिनट कहते हैं झूठ को इतना कॉन्फिडेंस से बोलो कि झूठ भी सच्चाई लगने लग जाए। आज बहुत से बच्चे पास भी हुए, जो भी है, कितने सही पास है, कितने फेल हैं। अब पता चला कोई दिखा मेरे यहाँ से इतने बच्चे निकल गए। ये सब क्या है? एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट किया जाता है जो आपको ब्रेन वॉश किया जाता है। अब ब्रेन वॉश क्यों होता है? क्योंकि वो बेचारा मजबूर है, वो परेशान है, वो किसी से उम्मीद रखता है कि ये टीचर, ये गुरु मुझे अच्छा मोटिवेट करेंगे, लेकिन वो मोटिवेट नहीं, अपना प्रोडक्ट बेचने आ जाता है। वो साधु जो बैठा है ना, अपना प्रोडक्ट बेचने आ जाता है, आपको ब्रेन वॉश कर देता है। आप अपना नाम बताइए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अरे उससे क्या लेना देना भाई? उससे क्या लेना देना? सूर्य और चांद आज भी है, उन पे ग्रह लगता है। ये तो ह्यूमन नेचर है, दुख सुख तो आता जाता रहेगा, कभी बरसात, कभी छांव, कभी धूप। अगर ये सब चीजें नहीं होगा तो नेचर कैसे बैलेंस करेगा? तो अगर आपके जीवन में दुख सुख आ रहा है तो बैलेंस हो रहा है। आइए बात करते हैं साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल बैरियर यही करता है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लगेगा आप जो है उत्तर दिशा में चेहरा करके नहीं पढ़ते हो, आप दक्षिण दिशा में चेहरा पढ़ते हो। ये जो पितरों का दिशा है यही आप पे इम्पैक्ट करता है। आपका घर जो आप वास्तु शास्त्र से गलत दिशा में बनाए हैं, वो घर ठीक नहीं, उसको छोड़ कर यहीं और घर से आके शिफ्ट हो जाओ। आप सोचिए क्या कर रहा है? एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करना, या किसी के लिए आपको नफरत क्रिएट कर देना, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये व्यक्ति जो है आपके घर आता है यही आपको परेशान करता है। आपके मन में एक ऐसा किसी के लिए बैरियर क्रिएट कर देना, मना स्थिति खराब कर देना, आपके मन में एक ऐसा विचार डाल देना कि देखिए अगर आप नौकरी नहीं पाएंगे तो आपका जीवन खराब है, आप अगर सेटल नहीं तो आपकी शादी नहीं होगा। ये सब जो बैरियर क्रिएट किया जा रहा है, इस समाज में जो लोग, कुछ ऐसे धूर्त लोग बैठे हैं, वो आपको क्या करते हैं? गुमराह करते हैं। एक ऐसे उम्मीद की खिलाई पिलाओ बेचते हैं मार्केट में, बच्चा उसमें परेशान हो जाता है। और इन्हीं सब चीज़ों में जो फंस करके अपने टारगेट को भूल जाता है, अपने फैमिली को भूल जाता है, अपने रिश्तेदारों को भूल जाता है, जो आपके करीबी हैं उनसे भी दूरी कर देता है। आप अकेला हो जाते हैं और आप धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल बैरियर में फंसते फंसते डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसा लगेगा कि मेरी जीवन तबाह है, मैंने कुछ नहीं किया, ये किया वो किया, तरह तरह का सवाल है। ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर आजकल यही होता है, जब किसी व्यक्ति के लिए आपके लिए मन में एक नफरत क्रिएट कोई कर दे, आपका खुद का तर्क, आपका खुद का विवेक नहीं चल रहा, किसी दूसरे का विचार आपके दिमाग पे हावी हो जाए और जो बैरियर क्रिएट कर दे उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर।
अगला बात करते हैं लिंग्विस्टिक, मतलब क्या होता है भाषा के रूप में बैरियर। अब भाषा के रूप में क्या होता है, सपोज करिए मैं जैसे हिंदी में बात करूं, ठीक, कोई सामने वाला भाई है या किसी भी क्षेत्र से हो, कोई जर्मन हो, वो फ्रेंच में बात करे, या वो भारत में ही मान लीजिए कोई कर्नाटक का कन्नड़ में बात करे, कोई केरल का मलयालम में, अगर वो लैंग्वेज हमें नहीं आती तो हमारे लिए एक प्रकार से क्या है, बाधा उत्पन्न करती है। भाई वो कुछ कह रहा है, मैं कुछ समझ रहा हूँ, हो सकता है उसकी भाषा अपनी जगह ठीक, मेरी अपनी जगह ठीक है, ना उसको प्रॉपर हिंदी आ पा रहा, ना मुझे मलयालम आ पा रहा है। तो एक प्रकार से जो भाषा का बैरियर क्रिएट कर देता है, जो एक दूसरे कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। अगला हम बात करते हैं कल्चरल बैरियर। कल्चरल जैसे संस्कृति। अब संस्कृति क्या होती है, हर एक संस्कृति जो है वो क्लाइमेट पर निर्भर करती है। अगर कोई पूछे संस्कृति की जन्म कहाँ हुई है, तो नेचर के आधार पे हुई है। अब नेचर कैसे है, आप देखते होंगे सुबह चिड़िया घोंसले में से निकलती हैं और उसके बाद अपना दाना वाना चुगती हैं, यहाँ वहाँ खाती हैं, फिर शाम को अपने घोंसले में आके बैठ जाती है, ये नेचर प्रक्रिया। अब चिड़िया है वो आवाज़ करती है, अब उस आवाज़ से कोई ध्वनि उत्पन्न कर लिया, कोई बढ़िया एक म्यूजिक बना लिया। तो अगर देखा जाए तो दो चीज़ एक यूनिवर्सल है, एक म्यूजिक और एक मैथमेटिक्स। यही आजकल अगर देखा जाए दुनिया सिर्फ टिकी है। मैथ का अगर थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हो गया तो आपका सवाल गलत हो जाता है। ऐसे पूरी अर्थ जो है अगर आपके 23.5 साल से झुकी हुई है, अगर थोड़ा सा और अनबैलेंस हो गया तो सोचिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कहीं ठंड ज़्यादा हो जाएगी, कहीं गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब ये जो बात करें कल्चरल पे, तो कल्चरल क्या होता है, अगर आपकी कल्चरल है, आपकी संस्कृति है, आपकी संस्कृति है, आप भारत में हो, अब भारत की कल्चर क्या है, 3 ऋतुएं या 4 ऋतुएं पाई जाती है, जाड़ा, गर्मी, बरसात और बसंत। अब ये जो 4 ऋतुएं पाई जाती हैं, जाड़ा आया, आप कंबल रजाई बढ़िया ओढ़ रहे हैं, आप गरम गरम कपड़े पहन रहे हैं, बढ़िया आप जो है चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, हर एक जो भी आपके देसी खाने बनते हैं, पूड़ी है, सब्जी बढ़िया खा रहे हैं, ये आपका अपना भारत का कल्चर है। भारत के क्लाइमेट के अनुसार जो आप खाना खाते हैं, उसी के अनुसार आप डांस करते हैं, उसी के हिसाब से आप संगीत कार्यक्रम करते हैं। ये जो आप देखते हैं शादी विवाह में हल्दी का रस्म होता है, उसके पीछे क्या फ़ायदा है भाई, हल्दी इसीलिए लगाया जाता है बॉडी में एंटीबायोटिक जो भी प्रक्रिया होती है, इसीलिए उनको 8-10 दिन लगाया जाता है, उसके पीछे साइंटिफिक चीज़ें जुड़ी होती है। हल्दी से आपकी बॉडी क्या होता है, एक प्रकार से नेचुरल तरीके में ढाला जाता है, एक शुद्ध बनाया जाता है। अब ये प्रक्रिया आपके यहाँ होती है, क्या फॉरेन में होती है? नहीं होती, क्योंकि उनके यहाँ इसलिए नहीं होती, उनके यहाँ क्लाइमेट ठंडी है। हमारे यहाँ क्लाइमेट क्या है, कभी ठंडी भी होगी तो कभी गर्म होती है, और कभी गर्म भी होगी तो कभी बसंत भी हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, भारत में जो मौसम चेंज होता रहता है, हर 15 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज होता है। तो जब मौसम चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, तरह तरह की बैक्टीरिया जन्म लेती रहती है। तो ये जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ हार्मफुल होती है, कुछ फायदेमंद होती है। तो ये जो हल्दी का लेप लगाया जाता है शादी विवाह में, वो क्या होती है, कल्चरल प्रक्रिया है और ये नेचुरल तरीके से होता है। अब ये जो भारत में हो रहा है, अब कोई अमेरिका में व्यक्ति है, उसके यहाँ वो परंपरा नहीं हो रहा है, अगर वो व्यक्ति यहाँ की जो कल्चर को नहीं समझेगा तो एडॉप्ट करेगा, नहीं कर सकता। अब भारत में और भी चीज़, यहाँ भारत के लोग दूध दही घी खाते हैं, अब यही चीज़ आप अमेरिका किसी बंदे को पिला दीजिए, या भारत का जो भी बना खाना है मसाले का, उसको आप खिला दीजिए, उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। क्यों? यहाँ के जैसा क्लाइमेट है, उसी हिसाब से यहाँ की खान पान है, वैसे यहाँ की कल्चर है, वैसे यहाँ का पहनावा है। अब ठंड आता तो यहाँ आदमी कंबल नहीं ओढ़ेगा तो क्या वो पतली चद्दर में सोएगा? ये क्या है, क्लाइमेट के हिसाब से उसकी रहन सहन वैसे उसकी कल्चर बन जाती है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कल्चर आपका क्लाइमेट पे निर्भर करता है, और जहाँ जैसी क्लाइमेट होगी वैसी वहाँ की कल्चर होगी। अब पता चला जो भारत की कल्चर है, अब वो सोचता नहीं तो बाहर की कल्चर एडॉप्ट करूँ, गर्मियों के दिनों में हाफ कपड़े पहन के और बढ़िया एक टी शर्ट डाल के घूमूँ, आपको ऐसा ठंड लगेगा, आप 1 महीना हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, हॉस्पिटल में चले जाएंगे। क्यों? आप कल्चर दूसरे का अडॉप्ट ही नहीं कर सकते। अगर अडॉप्ट करिए अच्छी बात है, उसकी भाषा अपना सकते हैं, उसकी खान पान थोड़ा ले सकते हैं, पूरा खान पान। आज जैसे भारत में देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या आजकल लोग कहते हैं कि ओबेसिटी हो रहा, मोटापा ज़्यादा आ रहा है, वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, बुढ़ापा जल्दी आने लग गया, चेहरे पे झुर्रियाँ आने लग गया, बाल वाइट होने लग गया, जल्दी जो है 30-35 तक जाते ऐसा लगता है कि 50 की उम्र हो गया। कारण कई है।
कारण सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? आपकी खान पान, आपकी रहन सहन। अब खान पान सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। पहले लोग अपने घरों में रोटियां साग सब्जी बढ़िया बना के खाते थे, हर एक मौसम के अनुसार। जैसे मौसम चेंज होता, आप कभी बैगन की सब्जी खा रहे हैं, कभी गोभी की सब्जी खा रहे हैं, बढ़िया दूध पी रहे थे। अब धीरे धीरे क्या हो गया, लोगों को लगा नहीं, एक बर्गर ले लो, एक पिज्ज़ा ले लो और बढ़िया ये कुछ कॉफ़ी ले लो या ड्रिंक जो भी आपका आता है आजकल, कोको कोला है, तरह तरह का जो भी आजकल सब विदेशी जो कॉन्सेप्ट है, आप उसको खा रहे हैं। तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, इस क्लाइमेट के अनुसार उसको अडॉप्ट नहीं करती, उसको अच्छे तरीके से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो आपके बॉडी में क्या होती है, फैट बनना जनरेट होने लगता है। और जब फैट बनेगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और जब ये प्रक्रिया ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी तो आप में क्या होगा, हार्ट अटैक आएगा, शरीर ज़्यादा मोटापा आ जाएगा, आप सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो सांसें फूलेंगी। ये जो कहने का मतलब यही है, आप दूसरे का खान पान भी ज़्यादा अडॉप्ट नहीं कर सकते, दूसरे का पहनावा भी ज़्यादा अडॉप्ट नहीं कर सकते, दूसरे का रहन सहन ज़्यादा अडॉप्ट नहीं कर सकते। फैशन के रूप में भले लीजिए कुछ पल के लिए, बाकी आप 90% 100% अपने कल्चर में रहिए, तभी आपका जीवन 100 साल बढ़िया जी सकते हैं, 80 साल जी सकते, 70 साल जी सकते। तभी आप जिएंगे जब बार बार आप बीमार नहीं होंगे। हर हफ्ते बीमार होते रहेंगे तो आप कैसे 100 साल जी पाएंगे? आपका तो बॉडी कमजोर होती चली जाएगी। तो एक पॉइंट के पीछे सोचिए कितनी पॉइंट जुड़ी हुई है। तो ये जो होता था कल्चरल बैरियर, बाहर के कल्चर हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते भाई, क्योंकि यहाँ कल्चर का शादी विवाह आप देखेंगे और भारत की शादी विवाह देखेंगे, यहाँ तो कम से कम 1 मंथ बढ़िया प्रोसेस होती है, उनका तो 1 घंटे प्रोसेस खराब मतलब खत्म हो जाता है, हमारे यहाँ अलग अलग प्रोसेस होता है। ये कहने का मतलब है कल्चरल बैरियर क्रिएट करता है। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है, जिसमें एक संगठन है, एक रूल है। अब संगठन कोई बना है, मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री का अपना कोई एक, जैसे ब्रिक्स सम्मेलन है, नाफ्टा है, साफ्टा है, सार्क है, आसियान है, इस सब प्रकार के संगठन है। अब इस संगठन में आपको किसी से बात करना तो आप बात कर सकते हैं नहीं, उसका एक प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस में कई लोगों से आप बात करना पड़ेगा, हो सकता है आपकी फाइल पहुंचे भी, हो सके आपकी फाइल रिजेक्ट भी हो जाए, हो सके आपकी बात सुनी जाए, हो सके नहीं सुनी जाए। ये जो तरह तरह की बातें क्या होगा, ऐसे बात करते हैं। मान लीजिए आपको देश के प्रधानमंत्री से बात करना है, आपको पीएमओ ऑफिस जाना है, तो आप ऐसे डायरेक्ट तो नहीं जा सकते। आप जाएंगे तो आपका पूरा एक प्रोसेस बात किया जाएगा, किस टॉपिक पे बात करना है, क्या मैटर आपका है। तो हो सकता है कल आज बुलाएं, फिर बोलेंगे 1 हफ्ते बाद आना, फिर बुलाएं, फिर जाओ। तो ये जो आपके लिए रूल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके लिए कई बाधाएं उत्पन्न करती है। ये जो प्रक्रिया होती है एक प्रकार से यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्रिएट होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब मॉडल होती है, आजकल नई नई मॉडल की मार्केट में गाड़ियां भी बिकती हैं। हाँ, तो ये बैरियर हो गया दोस्तों, सॉरी, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, अब इसको समझते हैं। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बेसिक जो है यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट होता है आपका लीनियर कम्युनिकेशन। लीनियर कम्युनिकेशन, दूसरा होता है ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन, और तीसरा आपका जो है इसको बोलते हैं इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, अब एक एक करके समझते। ये जो 3 है, लीनियर, ट्रांजिशनल और इंटरएक्टिव, ये क्या है? एक गैगने का भी कॉन्सेप्ट आता है, बट बेसिक 3 एक अगर आपको याद है, यहां से क्वेश्चन बनता है, पूछता है।
लीनियर कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? इसको रेखांकी बोलते हैं। अब सपोज करिए आप अकेले बैठे हो, आप पेपर दे के आ गए, जिनके एग्जाम बहुत अच्छा गया, पास हो गए, बहुत अच्छी बात है, खुश हैं। खुशी का पल ये नहीं है कि आपने कोई चीज़ हासिल कर लिया, खुशी का पल ये है कि उस खुशी में कितने लोग का फायदा हो सकता है। अगर मैं कल मान लीजिए मैं टीचर बन गया, प्रोफेसर बन गया, अपनी खुशी जिए, क्या जिए, ये जितनी नॉलेज है किसी और लोगों में बांटो, और लोग को अपने जैसे बनाओ, बेहतर बनाओ, अपने से उनको बेहतर बनाओ और बेहतर बने, तब ये खुशियाँ हैं। अपने लिए बस लाखों रुपया कमा लिया, बढ़िया खा रहा है, पड़ा है, पड़ोसी जला रहा है, क्या जिंदगी जी रहे, ये तो आप बड़े घिनौने आदमी हो। अरे ठीक है, कुछ पैसा बचा दान कर दो, गरीबों में बांट दो, लोगों को हेल्प करो, तो देखो खुशी, आपको डबल खुशी मिले। जैसे देश के सबसे बड़े माननीय हमारे रतन टाटा जी, अब उन्होंने सोचिए अपना 60% 100 रुपये में से 60 रुपया लोगों पे दान कर दिए। मतलब अगर वो करोड़ों रुपया था तो समझिए 60% वो पैसा दान करते थे पूरे देश के लिए, समाज के लिए। आवाज़ उनको देखिए, अभी भी बच्चा उनकी जुबान पे, लोगों की जुबान पे नाम है। तो ये जो खुशी आप बांटने में मजा आएगा वो किसी में नहीं आएगा। लेकिन आजकल क्या हो गया, पड़ोसी जलाओ, पड़ोसी ये बोलो, मेरा बेटा ये पास कर गया, अरे घंटा कुछ नहीं पास हो किया, बकवास है वो। पास, असली पास वो होता है जब वो दुखी है और मेहनत करके बनता है, और 10 लोग जो दुखी है उनका हेल्प करता है, उनको बेहतर करने का प्रयास करता है। वो जो खुशी है किसी भी, कोई उसका प्राइस नहीं है, कोई इसकी कीमत नहीं है दोस्तों। जिस दिन ये सोच आप लाओगे आप बहुत आगे जाओगे। आइए बात करते हैं लीनियर कम्युनिकेशन। अब लीनियर कम्युनिकेशन क्या है? आप अकेले बैठे हो, वही पॉइंट, अकेले बैठ के आप खुद से बात कर रहे हो। न्यूज़पेपर पढ़ लिया कि भाई लद्दाख में जो है चाइना और इंडिया का फिर से कोई डिस्प्यूट, एक मामला शुरू हो गया है। अब LAC को लेकर के या पाकिस्तान को लेकर के या किसी भी कंट्री के जो हमारे बाउंड्री जितने भी हैं पड़ोसी देश हैं, कोई कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब उस प्रॉब्लम को आप अकेले में बैठ के सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो? अब जैसे बहुत से बच्चे पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते होंगे, तो उसमें इंटरनेशनल करके होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो टॉपिक ज़्यादातर उनको मिलता है जो पॉलिटिक्स सब्जेक्ट से है। अब मान लीजिए कोई पूछ लेगा भैया भारत और चीन के बीच में जो विवाद है लाइन का, मैकमोहन रेखा को लेकर के या LAC को लेकर के, तो आपका क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या विचार होगा? तो खुद से बैठ के सोच रहा है। जो खुद से बैठ के आप नई आइडिया ला रहे हैं, नए विचार ला रहे हैं, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, उन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस करना है, कौन से ऐसी नीतियाँ बनाया जाए, इकोनॉमिकल पॉलिसी क्या बनाए, जियो पॉलिटिकल रिलेशन कैसे बनाया जाए। जब आप इस तरीके से सोचना शुरू करके खुद में बैठ के अपने आप से बात करते हैं। और दूसरी पॉइंट ऐसे और ले लो, आप अपने एग्ज़ाम को लेकर के परेशान हैं, मेरा एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, मैं कैसे तैयारी करूं, और मैं क्वेश्चन को कैसे बेहतर करूं, और मैं किस संस्था से पढ़ूं, मेरे पास कोई मेंटरशिप नहीं है, मुझे कोई गाइड्स करने वाला नहीं। जब इस तरह तरह सवाल आप करते हैं, खुद ही से बात करते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन। आप कभी कभार देखते होंगे बहुत से लोग बाथरूम में नहाते हुए गाना गाते हैं, या बाथरूम बैठे बैठे अपने आप से बात करने लग जाते हैं, या घर में बैठे अपने अकेले में बड़बड़ाने लग जाते हैं। ये प्रोसेस प्रक्रिया को बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन। ठीक, दूसरा हम बात करते हैं ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। अब ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पर दो लोग बैठे हैं, मान लीजिए आप हो, आपका कोई फ्रेंड है या आपका दोस्त है या आपके गुरुजी हैं, आप उनसे बैठ के अपनी सारी समस्याएं बात कह रहे हो। सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरा तो नंबर बहुत अच्छा आया लेकिन मैंने JRF नहीं क्वालिफाई कर पाया। अब सर बताइए इस साल मेरिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, क्या ये कोई बात उचित है, क्या ये फेरिएबल है? तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो गलत बात हुई। अब ये जो दो लोग बैठ करके किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। अब ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? जो दो लोग बैठ करके किसी एक टॉपिक पे बात करते हो, आमने सामने बैठ करके एक टॉपिक पे दो लोग बात करते हो, 3 लोग बात करो, 4 लोग बात करो, 5 लोग बात करो, अर्थात वहाँ कई लोग हो, जहाँ पर कम से कम ये भी बोला गया एटलीस्ट 2 पर्सन होना बहुत जरूरी है। जब दो लोग बैठ करके बात करेंगे तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। तीसरा होता है इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। अब इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, मान लीजिए आप बहुत परेशान हैं, घर वाले बोल रहे हैं कि अब आपका एज हो गया, अब हम पढ़ाई छुड़वा देंगे, अब कुछ नहीं करना है, कोई काम धंधा पकड़ो। अब वो बच्चा सोचता है मैंने UPSC की तैयारी किया, वहाँ मेरी लाइफ सेटल नहीं हुई,
मैंने यूजीसी नेट की तैयारी, वहाँ मेरी लाइफ सेट नहीं हुई। मैंने बैंकिंग के बहुत एग्जाम दिया, वहाँ भी नहीं। हर प्रकार से निराशा में आ गया। अब उसके पास एक समस्या आ गई, अब बात कहे तो किससे कहे। तो क्या करता है, सोचता है कि चलो मेरा एक दोस्त है, मैं उससे कुछ बात करता हूँ। तो अपने दोस्त को कॉल करता, दोस्त बोलता भाई यार भाई मैं थोड़ा ऑफिस में हूँ, बिजी हूँ, बात करता। फिर कहता अच्छा ठीक है, जो कोई मैसेज हो आप वीडियो बना के या ऑडियो बना के मेरे पास भेज देना, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। आपने क्या किया, अपनी सारी बातें ऑडियो में रिकॉर्ड करते हैं, फिर अपने दोस्त के पास भेज देते हैं। बाद में आपका दोस्त 2 घंटे बाद उसको सुनता है, रिप्लाई करता है, जिसमें 2 लोग तो बात करेंगे, यहाँ भी 2 लोग होंगे, लेकिन इसमें टाइम का गैप होता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। एक्टिव होगा, इंटरेक्ट तो होगा, लेकिन गैप होगा किसका, टाइम का रहेगा। 2-4 दिन का होगा, 1 मंथ का होगा, 2-4 घंटे का होगा। एक जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। अब ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन, मास मीडिया कम्युनिकेशन, बहुत कुछ चीजें आगे मिलती है। अब देखिए इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या इफेक्टिव क्या होता है। जैसे आप कभी अपनी आवाज को रिकॉर्ड करिए, उसको सुनिए, तो ऐसा लगेगा कि मेरी आवाज बड़ी गंदी है। ऐसा नहीं है, आपको लगता है आपकी आवाज आप में सबसे डिफरेंट बनाती है। यही सबसे बड़ी खूबी है। जो लोग कहते हैं मेरी आवाज उनकी जैसे क्यों नहीं है, जैसे उस एक्टर की आवाज कितनी बढ़िया, वो एक्टर इसलिए हमें बढ़िया लगने लग जाता है क्योंकि धीरे धीरे हम उसको सुनते चले जाते हैं। जिस दिन आप अपने आप से बात करेंगे, आप अपने आप में सोचना शुरू करें, हर एक व्यक्ति की आवाज़ डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। तो ये कहने का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव मतलब क्या होता है, जब आपकी बात आप करते हैं और जो वर्ड आप यूज़ करते हैं, जो आप वर्ड बोलते हैं, इंटरनेशनल तरीके से बात करते हैं, जियोपॉलिटिकल तरीके से बात करते हैं, इकोनॉमिकल तरीके से बात करते हैं, एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं, आप करंट न्यूज़ में क्या चल रहा है उस पर बात करते हैं। जब लोगों को फैक्चुअल कंसेप्चुअल समझा देते हैं तो लोगों को लगेगा कि बातें बड़ी अच्छी है। तो आपकी बात क्या करते हैं, दूसरे पे इफेक्ट करती है, एक प्रभावित होती है। तो ये क्या बोला जाता है, बहुत अच्छी बात करता है। ये जो लिखता है, राइटिंग इसकी बहुत अच्छी है, ये जो बोलता है इसकी बातें बहुत अच्छी है, और हमारे दिमाग में पूरा बैठ जाता है। ये जो आपकी बात, आपकी लिखावट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कई भी कार्ड आप देखिए, किसी जैसे पुराने एक्टर राजकुमार, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती थी, जो डायलॉग डिलीवरी करते थे, बात करते थे, तो लोगों को ऐसा लगता था क्या बात करते हैं, क्या टू द पॉइंट जवाब देते हैं, कितना इफेक्ट करता है सुन के, आपको हंसी आती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है वो सबसे बेस्ट है, वो हमेशा टू द पॉइंट पे बात करते हैं। तो जिस दिन आप सीख जाएंगे बोलना, लिखना, आप भी धीरे धीरे आपका सबसे अलग बनाएगा। तो ये जो आपकी बात किसी पे एक प्रभावित करती है, एक अलग छाप छोड़ती है, उसी बोलते हैं इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। अब वो इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होगा, आपका बोलने का तरीका। आप पहले दिन आप ऐसे, मैं कहता हूँ दोस्तों आप कुछ ना करो, आपके पास मोबाइल होगा, आप उसमें रिकॉर्ड करिए, आप अपने से बात करिए, फिर उसको सुनिए। आप जो भी पढ़ते हो उसको रिकॉर्ड करें और फिर सुनो अपने आप। आपको थोड़ा सा ऐसा लगे मेरी आवाज़ ठीक है, लेकिन है बहुत अच्छी, दूसरे दिन करिए, तीसरे दिन करिए, 5वें दिन, 10वें दिन बहुत चेंज हो जाएगा। तो जो आपको आवाज़ आपको इफेक्ट करने लग जाएगी, आपको अच्छा लगने लग जाएगा, यही तो होता है इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। कहते हैं यार बहुत इफेक्ट करता है, इनकी बात निगेटिव बोलते हैं बड़ा मन खराब हो जाता है, और इनकी बातें सुनते तो ऐसा लगता है कितना सुकून मिलता है। यही है इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन बेसिक आपका ओरल बोल करके और राइटिंग करके, लिखित करके आप चीज़ें समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन। मास मीडिया कम्युनिकेशन। अभी क्या है मास मीडिया कम्युनिकेशन आज के प्रेजेंट टाइम में, देखिए सबसे ज्यादा
भाई कहीं भी आप चले जाओ, सोशल मीडिया क्या है, बोलते हैं ना सोशल मीडिया, सोशल बहुत से लोग जुड़ गए हैं। मास मतलब एक भीड़ है, एक रस है, एक क्राउड है, बहुत एक लार्ज लेवल, लाखों करोड़ों, ये जो प्रोसेस रहता है इसी बोलते हैं मास। अब मीडिया जो आजकल है सोशल मीडिया, चाहे वो आप व्हाट्सएप पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, ये सब क्या है, एक प्रकार से मास मीडिया का ही बेसिक आधार है। तो जिसमें आप चाहे टीवी चैनल हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे एडिटोरियम हो, जहां पर किसी टॉपिक पे बात किया जाए और लार्ज लेवल में एक भीड़ इकट्ठा होती है, उसे बोलते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। बस इतना ही तो समझना है। तब पूछ लेगा मास मीडिया की बेसिक पार्ट कौन है, तो आपका न्यूज़पेपर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, टीवी चैनल हो गया, आपका एडिटोरियम हो गया, बड़े बड़े सेमिनार जो अटेंड लोग करते हैं, ये भी एक प्रकार से क्या है, मास मीडिया पार्ट। तो दोस्तों हमने सारी बातें आज कर लिया किस पे, कम्युनिकेशन पे, ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग पे। ये सारे पॉइंट आपका सिलेबस में है। जब एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको और आसान लगे। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग पे। अब लॉजिकल रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक पॉइंट को समझेंगे, पहले बताते हैं। हमें ये सोचिए लॉजिकल रीजनिंग क्यों पढ़ना है। जैसे कम्युनिकेशन हमने क्यों पढ़ा, कम्युनिकेशन एज ए बस खाली अपनी बात को कैसे रिप्रेजेंट करना, कैसे बात को प्रेजेंट करना, लोगों तक कैसे अपनी बात पहुंचाना है। देखते होंगे बहुत से लोग इतना स्वीटली तरीके से बोलते हैं, इतना अच्छा लगता है, अरे वाह क्या बढ़िया बात करता है। वो क्या करते हैं, वो अपने शब्दों को इस तरीके से वो बार बार प्रैक्टिस करके सीख जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका लॉजिकल रीजनिंग है एज इट इज। अब लॉजिकल रीजनिंग में आप किस तरीके से बात करेंगे, देखिए इसको पढ़ने का भी पीछे क्या रीजन है भाई। कम से कम इतना तो आप समझो, कोई वर्ड है उसमें आप गलतियां कैसे ढूंढ सकते हो, कोई चीज अगर है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, यही चीज है लॉजिकल रीजनिंग का बेसिक पॉइंट। लॉजिकल मतलब तार्किक रूप से बात करना, ऐसा नहीं बिना तार्किक बात करो। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं सर मैं तो फेल हो गया, बेटा फेल नहीं हो आप, फेल कोई नहीं होता है। मानव की बनाई हुई चीज में अगर आप फेल हो रहे हो तो फेल नहीं हो। ईश्वर की बनाई हुई चीज, गॉड की बनाई हुई चीज, या जो कुदरत जिसको बोलते, इसकी बनाई हुई चीज से अगर आप परिचित नहीं हो तो आप फेल हो। फेल तो है जो कोई बेचारा अंधा है, जो कभी सूर्य और चांद को नहीं देख सकता, तारा नहीं देख सकता, वो फेल है। उसे क्या पता भाई चांद क्या है, तारा क्या है, उससे आप पूछोगे तो उसे क्या पता। आप तो एक मानो, एक आप जीवित प्राणी हो। अरे भाई एक जीवित प्राणी हो, बढ़िया मस्त हो, आप किस बात की है कि एग्जाम में तो नहीं हो पा रहा है, बाकी बहुत कुछ चीज़ तो कर सकते हो। आपने मास्टर डिग्री तो किया है, कुछ तो पढ़ाई किया है, उसके आधार पे आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। तो जो आप एक लॉजिकल तरीके से बात करना जब शुरू करते हैं तो आपके अंदर सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव अप्रोच आना शुरू हो जाता है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या है, आप एक तार्किक रूप से बातें करना, बिना तार्किक बातें मत करो। वजह से बहुत लोग कहेंगे नहीं सर मैंने बहुत पढ़ाई किया, मगर पास के नहीं हूँ। आपने पढ़ाई किया, अब पेपर का एक बात बताइए, सिलेबस में अगर जैसे पॉइंट मैंने बताया, अगर इस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा तो कोई बच्चा होगा 10 क्वेश्चन आएगा तो 10 में से 10 भी करके देगा सही, 9 तो कर ही देगा, एक बाई चांस बाई मिस्टेक होगा। अब पता चलो सिलेबस के ऐसे टॉपिक है, इससे एक भी क्वेश्चन ना पूछो, कहीं और से पूछ लो तो बच्चा बना सकता है। जो मैं कहता हूँ जो सिलेबस बनाने वाला है उसी से पूछ लो, कोई नहीं बता पाएगा। तो अब आप अपने मन में सोचते हो सर मैंने पढ़ाई आपका गलत नहीं है, आपका डायरेक्शन सही है। मैं पूछता हूँ भारत की कैपिटल क्या है, तो आप बताओगे दिल्ली। अब सिलेबस में भारत के बारे में लिखा गया, अब मैं पूछूँ अमेरिका के बारे में, बताइए कैलिफोर्निया कहाँ है, बताइए मिशिगन कहाँ है, बताइए सुपीरियर लेक कहाँ है। तो आपको ये क्या है, ये तो सिलेबस में था ही नहीं। तो आजकल यही पैटर्न है, चाहे कोई बच्चा एसएससी की एग्ज़ाम दे रहा हो, चाहे कोई यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहा हो, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यही करता है। वो जानबूझ के करता है कि भैया बच्चों को फेल करना ही है, और फेल करेंगे तो फिर बच्चे आएंगे 1000 रुपया फीस डालेंगे, सरकार के बढ़िया पैसा अर्निंग होगा। ये प्रोसेस हो गया। जिस दिन लोग फार्म भरना बंद कर दे, मैं गारंटी बताता हूँ, लोग फार्म भरना बंद कर दे, बोले भैया माई लाइफ माई चॉइस, मैं ना भरूंगा, मैं अपना चलता हूँ, कुछ और अपने मन का खेती करूंगा, बढ़िया गाय भैंस पालूंगा, दूध खाऊंगा, अपनी ज़िंदगी जीऊंगा, देसी दंड लगाऊंगा, मस्त अपना गाँव में रहूँगा।
मुझे कोई भी ये अपना स्ट्रेस में नहीं जीना, लैपटॉप पे कटपट करो, आंखों पे फ्लैश लो, चार जो बॉस की बात सुनो, उनकी बॉस बात की सुनो, ये सब नहीं करना। अपना राजा आदमी पे गाँव जाके जीऊँगा। उसको लगेगा लोगों को, सॉरी दोस्तों, मौसम चेंज हो रहा है ना, थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है। अब जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में, लोग बोलते भैया मुझे नहीं काम करना, अगले दिन आप जैसे पुराने 1971 की बात है, जब इंडिया और पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश का जो चल रहा था बैठक, 1971 से लेकर के 1971 में लोगों को घर से पकड़ के लाते थे फौज में। क्यों? लोग जाने नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी चॉइस नहीं था। जिस दिन आपकी चॉइस है हटा है, मुझे नहीं करना है, अब मैं छोड़ूंगा नहीं करूँगा, मैं अपना चैनल बनाऊंगा, चाहे मैं एग्रीकल्चर पे ब्लॉग बनाऊँ या चाहे गांव के ऊपर ब्लॉग बनाऊँ, अपने कल्चर के ऊपर ब्लॉग बनाऊँ, आप पैसा कमाओगे। वो नहीं कोई और रास्ता ढूंढूंगा, मुझे नहीं आना टीचिंग वीचिंग करना। जिस दिन लोगों का रेशियो, अभी आपको पता नहीं 2019 से पहले 15% रिजल्ट देता था यूजीसी नेट, आप डाटा उठा के देख लीजिए। उसके बाद आप देखिए 6% कर दिया, उससे भी कम 3% कर दिया। क्यों? जैसे जैसे बच्चे ज़्यादा आने लग गए, उनको एक चीज़ दिख गया। क्या दिख गया? भैया बच्चे ज़्यादा फेल करो, पीएचडी क्यों जोड़ा गया? उसको पीएचडी इसीलिए जोड़ा गया, सबसे बच्चे जाके प्राइवेट में एडमिशन लेंगे, और जब ये एडमिशन लेंगे 3 साल वहाँ अपना टाइम पास करेंगे, पैसा खर्च करेंगे। तो ये सब एक मार्केट का प्रोसेस है, कोई माने या ना माने, पूरा मार्केट का गढ़ है। पढ़ाई करने वाला जो मास्टर डिग्री कर लिया उसमें ही इतनी नॉलेज आ चुकी होती है। कोई 40-45 पे जाके उतना डेवलप माइंड नहीं होता। माइंड का डेवलप 30-35 तक अच्छे से डेवलप होता है, उसके बाद डिक्रीज अवस्था माने लगता है। इस बात को समझिए, मेच्योरिटी आ जाता है जैसे जैसे ताकत खत्म, आदमी लड़ाई झगड़ा से दूर हो जाता है, इसी बोलते हैं मेच्योरिटी आ गया। बट ये जो पूरा इनका प्रोसेस है, सिस्टम बना है। अब पढ़ाई, अब लोग कहेंगे तो पढ़ाते क्यों हो, बताते क्यों हो? कारण इसीलिए है, पढ़ाई का मकसद रोजी रोटी नहीं था, पढ़ाई का मकसद होता है जीवन को समझिए। एक ही रास्ता रोजी रोटी के लिए नहीं, बहुत से रास्ते हैं। तो इसीलिए इसको बोला लॉजिकल रीजनिंग हम क्यों पढ़ते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने का बेसिक कारण क्या क्या है, इस तर्क को समझिए, लॉजिक को समझिए। आज लोग बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, डिप्रेशन में आके पता चला कोई रेलवे के नीचे जाके सो के कट के मर रहा है। तो पहली चीज देखिए, यहाँ पर अब शुरुआत करें, पहला टॉपिक होता है आपका कॉन्सेप्ट क्या आता है, स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है और कंक्लूजन क्या है। क्या क्या? स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट एंड कंक्लूजन। ये जो पॉइंट है पहला शुरुआत में ही आता है। अब ये बनता कैसे है? इसमें आता है परमिसेस 1, परमिसेस दूसरा परमिसेस 2। अब ये क्या है परमिसेस 1, परमिसेस 2? परमिसेस मीन्स होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज लिख दिया कि राम इज गुड बॉय, ऐसे लिख दिया हमने, बस इतना कर दिया, राम इज गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। दूसरे में लिख दिया ऑल बॉयज गुड, बस इतना लिख दिया। अब ये जो पहला लाइन, इसको बोलेंगे परमिसेस 1, इसको बोलेंगे परमिसेस 2। अब इसमें आपको चेक क्या करवाता है, ये जो होता है, अब एक स्टेटमेंट, ये जो हमने लिखा है स्टेटमेंट हो गया। अब इसी में हम करेंगे आर्गूमेंट जब करेंगे तो ये आपका आर्गूमेंट जो चेक करेंगे आर्गूमेंट, और लास्ट में जो उसका आंसर निकालेंगे उसको बोलेंगे कंक्लूजन। अब कुछ यहाँ जो हमने लिख दिया, राम इज गुड बॉय, ऑल बॉयज इज गुड, या ऑल बॉयज इज गुड, यहाँ लिख देते हैं इज गुड। ठीक। अब इसमें आप सोचिए परमिसेस 1 परमिसेस 2 में अब डिफरेंस क्या दिख रहा है? अब डिफरेंस यही दिख रहा है कि यहाँ कह रहे राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि ऑल बॉयज इज गुड। तो सभी लड़के अच्छे हैं, लेकिन उसी में से एक पर्टिकुलर किसका नाम लिया जा रहा है? राम का।
तो राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो जो ये लिखा गया स्टेटमेंट है, जो हमने इसमें आर्गुमेंट किया, बातों को एक आर्गुमेंट करना, बहस करना, और लास्ट में इसका जो आंसर हमने निकाला, किसके बारे में बात किया गया, कंक्लूजन निकला राम के बारे में। अब यहीं पर एक पॉइंट और ढूंढा जाता है कि माइनर टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है और मेजर टर्म क्या है। अब माइनर टर्म अगर देखा जाए, एक पहले होता है मिडिल टर्म। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो मिडिल टर्म में आएगा, तो ध्यान से देखिए, मिडिल टर्म में ये भी दिख रहा है, इज भी यहाँ है, इज यहाँ है, गुड यहाँ भी है, गुड यहाँ भी है, बॉय यहाँ भी है, बॉयज यहाँ। ये हो गया जो दोनों में लाइन में दिखते उसको मिडिल टर्म। अब माइनर टर्म क्या होता है, राम जो है एक प्रकार से माइनर टर्म हो जाता है। राम यहाँ है लेकिन यहाँ पर राम नहीं है। और दूसरा पूछ लेगा, अच्छा माइनर टर्म, ये माइनर हो गया, माइनर, मिडिल और मेजर किसकी बात करेंगे, मेजर ऐसा कौन सा होगा, आल की बात कर देगा। ये पॉइंट को भी एक एक चीज को आपको समझना है। इस क्वेश्चन पूछता है कि कब माइनर होगा, कब मिडिल होगा, कब मिडिल, कभी माइनर, कभी मेजर, ये पॉइंट पूछता है। अब ऐसे स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, ये पॉइंट एक होता है। अगला पॉइंट इसमें आता है चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग में, कौन सा, फॉर्मल फैंसी और इनफॉर्मल फैंसी। अब ये क्या है, फॉर्मल फैंसी, फैंसी, और दूसरा इनफॉर्मल, इनफॉर्मल फैंसी। ये क्या है, फैंसी मीन्स क्या होता है, मिस्टेक, गलतियों को ढूंढना। अब फॉर्मल फैंसी क्या दिखता है, फॉर्मल मतलब जिसमें दिख रहा है भाई ये फॉर्मल रूप से गलती दिख रहा है। अब क्या गलती दिख रहा है, जैसे कभी कोई आप चीज लिखते हो कि यहाँ पर आंसर, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया जिससे कोई प्रूफ नहीं, जैसे मैंने लिखा 2 × 2 = 4 होना चाहिए, ठीक। और अगर मैं यहाँ लिख दूं 2 × 2 और 5, तो कहेंगे भाई ये तो फॉर्मल गलती है। बोले कैसे, अरे 2 × 2 5 नहीं, 2 × 2 = 4 आना चाहिए। तो ये जो गलती आप दिख रहा है कि भाई साफ साफ दिख रहा है, यहाँ बाई मिस्टेक है, तो इसको बोलते हैं फॉर्मल फैंसी। एक होता है इनफॉर्मल फैंसी। इनफॉर्मल फैंसी जैसे गलतियां दिखती नहीं है लेकिन गलतियां हैं, यहाँ पर गलती दिख रहा है लेकिन वहाँ गलतियां छुपी हुई है, जिसमें एक हिडन के रूप में होता है। अब हिडन गलती क्या है, जैसे आपने कभी कभार देखते होंगे कोई फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर गलती क्या दिख जाती है, आपने सब कुछ अच्छा भरा, ठीक है, कोई मान लीजिए वहाँ पर मेल के बजाय फीमेल कर दिया या ट्रांस, कोई भी ऐसा बाई मिस्टेक हो जाता है, तो सब कुछ सही था लेकिन थोड़ी सी जो गलती हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इनफॉर्मल गलती, एक हिडन यहाँ पर गलतियाँ हैं। तो ये जो हिडन छुपी हुई गलतियों को आप चेक करते हैं उसको बोलते हैं क्या, इनफॉर्मल फैंसी। बस यही बेसिक चीज आपका होता है, और इतना ज़्यादा डीपली नहीं है जो लोग आजकल ये चीज होता है, ये चीज होता है, बस फॉर्मल फैंसी जो एक साधारण रूप में साफ साफ दिखता है प्रत्यक्ष रूप में, और इनफॉर्मल जिसमें गलतियां छुपी हुई है। अब जैसे कहने मतलब है पेपर आपका हुआ, अब पेपर हुआ, मेरिट बढ़ा दिया 220 230, अब एक प्रकार से गलतियां क्या है, फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, भाई यहाँ पर गलती छुपी हुई है, ये जानबूझ के भी किया गया है, या फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों भी। क्यों, आप सही तरीके से तो आप पेपर चेक नहीं कराते, सही तरीके से हो सकता है आपने चेक करिए, ऐसा कैसे इतना मेरिट जा सकता है, अगर जाने तो सभी को जाना चाहिए। कोई बच्चा 180 पा के बैठा है, जो 180 कभी JRF पा जाता है, क्या है, एक प्रकार से इनफॉर्मल गलती, यहाँ पर गलतियां हिडन है, छुपी हुई है, कि जानबूझ के बच्चों को फेल किया गया है, क्योंकि दोबारा फॉर्म भरेंगे, 1000 रुपये लगाएंगे और वहाँ के करोड़ों खरबों रुपया सरकार के पास या NTA संस्था के पास इस जाएगी। एक प्रकार से आजकल एक सर्टिफिकेट के नाम पे बिजनेस है, चाहे कोई माने या ना माने, ये पॉइंट है। अगला हम बात करते हैं तो फॉर्मल फैंसी, इनफॉर्मल फैंसी। नेक्स्ट आपका होता है स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अब ये क्या है,
अब यहाँ पर देखिए क्या है, ऐसे ऐसे स्क्वायर करके एक चीज आपको पढ़े होंगे, देखे ही होंगे, ऐसे आता है स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग में। एक ए यहाँ होता है, ई आई ओ। अभी क्या है स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, इसको ध्यान से देखिए। सॉरी, यह क्या करता है, ऐसे आपको बना के दे दिया। अब आपको ढूंढना इसमें क्या है, पूछता है बताइए कब कंट्रारी होगा, कब कंट्राडिक्शन होगा, कब कंट्राडिक्टरी होगा, कब सुपर इंप्लीमेशन या कब सब अल्टरनेटिव होगा। ये पॉइंट को पूछता है। कैसे? अब इसको बोलता है कि जैसे यहाँ पर पॉइंट दे दिया, कोई भी बना दिया, ऑल बॉयज इज गुड, तो ऑल बॉयज इज गुड हो गया, तो ऑल के ऐसे ऊपर और उसके बाद एक सर्कल ऐसे बन जाएगा सिलोजिज्म के तरीके से। तो ऑल बॉयज इज गुड, यहाँ पर बॉयज लिख दो, ऑल बॉयज इज, यहाँ पर गुड बना दो। ये क्या हो रहा है, ये ऑल बॉयज इज गुड मतलब ये पॉजिटिव की डायरेक्शन दे दिया, इसको समझना है, प्लस पॉइंट कर दो। दूसरा यहाँ पर ई को बनाता है ऑल बॉयज इज नॉट गुड, ऑल, अब बॉयज ऐसे लिखो, कैसे लिखोगे, ऑल बॉयज इज नॉट गुड, तो गुड का अलग कर दो, ये आपका नेगेटिव पॉइंट को दर्शा दिया। ठीक, और इनके बीच का जो यहाँ रिश्ता बनेगा वो क्या हो जाता है, कंट्रारी, इसको बोलते हैं कंट्रारिटरी बोलते हैं, कंट्रारिटरी। ठीक, अब यहां पर आइए, आई और ओ का, तो आई का क्या हो जाता है, ऑल बॉय, यहां पर लिखा जाएगा सम बॉयज इज गुड, तो सम बॉयज इज गुड का क्या डायरेक्शन, एक हो जाएगा यहां पर बॉयज और एक हो जाएगा यहां पर गुड। अभी गुड का जो गुड, तो ये क्या करेगा, ये कुछ का, सॉरी दोस्तों, तो ये क्या करेगा, ऐसे कुछ का मतलब थोड़ा सा पोर्शन काटेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरे बोलेगा ऑल बॉयज सम इज नॉट गुड, तो सभी जो लोग हैं अच्छे नहीं है, तो इसका भी अलग अलग बन जाएगा, एक हो जाएगा बॉयज का, एक का गुड का, ये आपका बनता है। लेकिन अब यहाँ पर आई और ओ का क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या बोलते हैं, सब कंट्रारिटरी, इसको बोलेंगे सब कंट्रारिटरी, ये होता है। तो आपको याद रखना कब ए और ई का रिश्ता होगा, कंट्रारिटरी, और आई और ओ का क्या बनेगा, सब कंट्रारिटरी, इस पॉइंट को याद रखना। और एक होता है तीसरा, ये ऐसे बनेगा क्रॉस टाइप। अब इसको क्रॉस टाइप जब बनेगा, पूछेंगे बताइए ए और ओ का, ई और आई का क्या होगा, यहाँ पर एक दूसरे विरोधाभास तरीके से बात करेगा, इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन। क्या बोलेंगे, कंट्राडिक्शन, इसको बोलेंगे कंट्राडिक्शन, इधर का भी इधर का भी। इस पॉइंट को याद रखें, कब कंट्राडिक्टरी बनेगा, कब कंट्राडिक्शन बनेगा, कब सब कंट्राडिक्टरी बनेगा। और एक होता है सुप या सब अल्टरनेटिव, इसको बोलते सब अल्टरनेटिव, सब अल्टरनेटिव, इसको बोलेंगे सब अल्टर, यहीं पर लिखते सब अल्टरनेटिव। इस पॉइंट को याद रखना, यही चीज होता है आपका स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अब क्वेश्चन पूछ लेगा, कैसे दे देगा, ऐसे दे दिया, कोई स्टेटमेंट लिख दिया, परमिसेस माने इसे परमिसेस करके लिख दिया कि ऑल बॉयज इज गुड, ऑल बॉयज इज गुड, फिर यहाँ पर लिख देगा कि ऑल बॉयज इज नॉट गुड, तो पूछेगा इन दोनों में कौन सा रिश्ता बनेगा, तो आपका हो जाएगा कंट्रारिटरी। फिर ऐसे दे देगा ऑल बॉयज इज गुड, सम बॉयज इज नॉट गुड, तो इसका मतलब क्या रिश्ता बनेगा, कंट्राडिक्शन। ये पॉइंट को आपको रखना, कंट्राडिक्टरी कब बनेगा, कंट्राडिक्शन कब बनेगा, सब कंट्राडिक्टरी कब बनेगा, और उसके बाद सब अल्टरनेटिव। सब अल्टरनेटिव का मतलब होता है जब आपका ए और आई का यहाँ पूछता हो क्या कि ऑल बॉयज इज गुड, सम बॉयज इज गुड,
तो अगर इस तरीके परमिसेस 1 परमिसेस 2 लिखा है तो आपका रिश्ता सब अल्टरनेटिव। यहां पर दे दे ऑल बॉयज इज नॉट गुड, सम बॉयज इज नॉट गुड, अगर इस तरीके का आपको लिखा है तो समझ जाइए सब अल्टरनेटिव। ये पॉइंट को आपको थोड़ा याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। ये प्रोसेस को बोलते हैं स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं फिर कोडोनेशन एंड डेनोटेशन। क्या पढ़ेंगे? कोडोनेशन एंड डेनोटेशन। अगला जो पॉइंट आपका शुरू होता है कोडोनेशन एंड डेनोटेशन। डेनोटेशन। अब कोडोनेशन डेनोटेशन क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोड मतलब किसी चीज को कोड तरीके से बात करना, और डेनोटेशन अलग अलग तरीके से उसको डिनोट करना, बताना। जैसे कोडोनेशन मीन्स मान लीजिए आपने किसी ने पूछा स्नैक मीन्स क्या होता है, आपने बोल दिया सांप। अब स्नेक जो होता है, स्नेक, आपने कोई पूछा स्नैक मीन्स, आपने लिख दिया सांप, आपने सांप बता दिया, जो भी है सांप। अब आपने सांप को बारे में बताया कि भैया ये सांप है, स्नैक मीन्स सांप। अब मैंने पूछा कोड क्या था, स्नैक मीन्स सांप, लेकिन अब उसको डिनोट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। अब जैसे कोई व्यक्ति रात में कोई सपना देखा सांप को, अब उसके मन में आएगा अरे भैया आपको महादेव का दर्शन हो गया, आपको धन कुबेर का दर्शन हो गया, आपको धन की प्राप्ति है, अब आपके जीवन में ऐसा कोई कष्ट नहीं है, महादेव की कृपा हो गया। अब सोचिए कितने तरीके से उसको बताया, धन कुबेर, आपके कष्ट हट रहा है, आपको धन की प्राप्ति होगा, आपका जीवन धन्य हो गया। जब आप अलग अलग तरीके से उसको डिनोट करते हैं, एक कल्चरल तरीके से अलग अलग रीति रिवाज में जोड़ करके अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं डिनोटेशन। अब किसी भी पॉइंट को ले लीजिए, एक आपने पहले किसी चीज का मीनिंग निकाला, उस मीनिंग को अलग अलग पर्यायवाची रूप में चीजों को क्या करते हैं, डिनोट करने लग जाते हैं, बताना शुरू कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं डेनोटेशन एंड कोडोनेशन। कोडो मतलब किसी चीज का फर्स्ट मीनिंग निकाला, स्नैक सांप। अब सांप का अलग अलग मीनिंग और निकालना शुरू कर दीजिए। सांप का दर्शन हुआ, आप रास्ते में जा रहे हैं पेपर देने, सांप जी का दर्शन, बैठे, आपको लगेगा आपका पेपर शुभ है। आपने सपने में सांप देख लिया, आपका जीवन धन्य है। आपने जिंदा सांप देखा तो आपको लगेगा बहुत, मरा सांप देखा लगता है आपके जीवन बहुत कष्ट है। तो लोग अलग अलग तरीके से अपना विचार रखते हैं, आपका आइडियोलॉजी देते हैं। तो जब अलग अलग विचार, अलग अलग थॉट निकलता है तो होता है डेनोटेशन, और जब किसी एक चीज का मीनिंग आता है उसको कोडोनेशन। कोडो से डेनोटेशन, एक प्रोसेस को समझ लेंगे आप। अगला पॉइंट बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या बात करेंगे, ये तो आपका हो गया स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, कोडोनेशन, डेनोटेशन, फॉर्मल पैसिव, इनफॉर्मल पैसिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका आता है इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। अभी क्या है इसको समझिए, डिडक्टिव और इंडक्टिव। अब देखिए लॉजिकल रीजनिंग में भी आपका टॉपिक है डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसमें क्वांटिटी का बात हो, मात्रा की बात हो सॉरी, मात्रा मतलब जिसमें संख्या बहुत ज्यादा हो किसी भी चीज का। मान लीजिए डॉक्टर ही डॉक्टर नजर आ रहे हैं, आईएएस ही नजर आ रहे हैं, चपरासी नजर आ रहे हैं, फॉर्मल नजर आ रहे हैं, जिसमें सब क्वांटिटी के रूप में दिख रहे हैं, बहुत लोग दिख रहे हैं, स्टूडेंट ही दिख रहे हैं, 12 लाख स्टूडेंट, 13 लाख स्टूडेंट। ये जो दिखता है जिसमें एक मात्रा की बात होती है, संख्या की बात होती है, किसकी, संख्या की बात करता है, इसको बोलते हैं डिडक्टिव। अब ये डिडक्टिव कैसे बनता है, अब दूसरा समझाते हैं इंडक्टिव, जिसमें संख्या कम, गुणवत्ता की बात होती है। किसी जैसे कि संख्या बहुत से, लेकिन कोई इसमें गुणवत्ता की बात होती है, गुणवत्ता।
अर्थात क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव। ये क्या था क्वांटिटेटिव और ये क्या है क्वालिटेटिव। अर्थात ये जो है गुण की बात कर रहा है, वैल्यू की बात कर रहा है, और ये जो है नंबर की बात कर रहा है, ये फर्क है। अब इसमें हमें समझना क्या है डिडक्टिव और इंडक्टिव में। देखिए डिडक्टिव को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जर्नल टू पार्टिकुलर, अर्थात जर्नल टू पर्टिकुलर। ये क्या बात करता है आपका डिडक्टिव। इंडक्टिव किसकी बात करता है पर्टिकुलर टू जर्नल। ये पॉइंट को आप समझिए। अब क्या है, जब आप संख्या से गुणवत्ता की ओर जाते हैं तो ये बनता है आपका क्या, अब इसी में देख लीजिए, जब संख्या से आप अर्थात क्वांटिटी से क्वालिटेटिव की ओर जाते हैं, क्वालिटेटिव से क्वालिटेटिव की ओर जाते हैं तो डिडक्टिव, अर्थात जर्नल से पर्टिकुलर। जर्नल मतलब संख्या, पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति। अब विशेष व्यक्ति कौन हो सकता है, जिसकी कोई अलग ही पहचान हो, जिसके पास करोड़ों खरबों रुपया पैसा हो, या उसके पास एक ऐसी शक्ति हो, या ऐसा एक अलग ही व्यक्ति दिखता हो जिसकी अलग ही एक वैल्यू है, एक पहचान है। तो ये जर्नल टू पर्टिकुलर जाता है संख्या से गुणवत्ता की ओर तो डिडक्टिव। और इसी चीज को आप पलट दो, जब ये गुणवत्ता से संख्या की ओर चलता है तो बोलते हैं क्या इंडक्टिव। यहाँ फिर क्या हो जाएगा पर्टिकुलर टू जर्नल। अब इस पॉइंट को कैसे समझेंगे ये यहाँ लिख करके आपको बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, पहले जर्नल टू पर्टिकुलर लिखते हैं। क्या लिखेंगे, पहले डिडक्टिव समझाते हैं। all man is good, ऐसे लिख दिया। अब all man is good परमिसेस लिखा, अब परमिसेस टू लिखते हैं क्या कि मैन इज, अब लिखते हैं यहां पर किसी के नाम, राम इज गुड मैन, या जो भी है ऐसे लिख दिया। अभी आप समझिए क्या है, कह रहा ऑल मैन इज गुड, सभी आदमी अच्छे हैं। तो ये क्या कर रहा है, सभी मतलब है जनरल सभी लोग की बात कर रहा है, लेकिन इसी में से पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम अगर कॉल कर दिया, किसको, राम इज ए गुड मैन, तो कहने का मतलब है जब सभी में से किसी एक का बात कर दिया गया तो ये क्या हो गया डिडक्टिव, जर्नल टू पर्टिकुलर, सभी में से किसी विशेष का नाम यहाँ पर उच्चारण किया गया, नाम लिया गया, इसका एक राम के एक व्यक्ति का नाम, तो उसको बोलते हैं डिडक्टिव। अब इसी चीज को आप पलट दो, अब पलट कैसे दो, ये हो गया आपका डिडक्टिव। अब दूसरा बात करते हैं, राम इज गुड मैन, ऐसे लिख दिया। अब फिर लिखते हैं ऑल मैन इज गुड, बस इतना लिख दिया। अब ये चीजें इसको ऊपर वाले भूल जाइए, इसको छोड़िए, अब इस पे ध्यान दीजिए। अब ये क्या कह रहे हैं, राम इज ए गुड मैन, राम एक अच्छा व्यक्ति है। फिर कह रहा ऑल मैन इज गुड। अब यहाँ क्या कह रहा है, पर्टिकुलर किसका नाम लिया गया, राम का, और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ऑल मैन इज गुड। जब पर्टिकुलर में से पर्टिकुलर किसी एक का नाम लिया गया, उसके बाद सभी का नाम जोड़ दिया गया। तो जब आप क्या करते हैं, विशेष में से सभी में चलते हैं, तो ये आपका बन जाता है इंडक्टिव। बस यही चीज आपको याद रखना। अब डिडक्टिव और इंडक्टिव का बेसिक चीज ये तो समझ में आ गया। अब इससे पूछता है डिडक्टिव कब साउंड होता है, कब अनसाउंड होता है, कब वैलिड होता है, कब इनवैलिड होता है, ये पॉइंट पूछता है। अब वैलिड क्या है, अगर यहाँ पर देखें कि साउंड क्या है, साउंड किसकी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, एक गुड की, और वैलिड कौन है, यहाँ पर मैन है, लेकिन सबसे ज्यादा वैलिड कौन दिख रहा है, राम की बात कर रहा है। इनवैलिड क्या होगा, अभी वैलिड अगर किसी की बात कर लिया तो किसका, राम का। इनवैलिड अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई और दिख ही नहीं रहा है, तो राम एक वैलिड हो गया। और साउंड किसकी ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, पर्टिकुलर एक गुड की। तो आपको साउंड देखना है, अनसाउंड देखना है, वैलिड देखना है, इनवैलिड देखना है। फिर इसी चीज को आप दूसरे और पलट सकते हैं।
इंडक्टिव में भी स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या है, कॉन्जेंट क्या है, इस चीज को आपको याद है। स्ट्रॉन्ग क्या है, एक पर्टिकुलर राम की बात कर रहा है, ठीक। कॉन्जेंट क्या है, गुड क्या है, ये चीज बात कर रहा है, बस। तो ये पॉइंट को आपको पढ़ना है, साउंड कब होगा, अनसाउंड कब होगा, वैलिड कब होगा, इनवैलिड कब होगा, कॉन्जेंट कब होगा, अनकॉन्जेंट कब होगा, स्ट्रॉन्ग क्या होगा, वीक क्या होगा, इस पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। ये चीजें थोड़ा सा बोरियत लग रही होंगी आपको, एक दो बार और पढ़ेंगे, बढ़िया सा किताब को पढ़ना पड़ेगा, वहां जब आप उसको रीड करेंगे और चीजें समझ में अब आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग में। वेन डायग्राम लॉजिकल रीजनिंग या वेन डायग्राम रीजनिंग, अभी इसमें भी आता है, इसको समझिए क्या है। अब वेन डायग्राम जो आपका रीजनिंग होता है, ऐसे आपको एक ट्रायंगल दे देगा, एक सर्कल दे देगा और एक ऐसे स्क्वायर बना देगा। अब उसमें मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर डी और यहाँ पर हमने के लिख दिया। तो पूछ सकता है अब अलग अलग ऐसा कौन सा लेटर है जो तीनों को डिनोट कर रहा है। तो तीनों को अगर डिनोट कौन करने वाला है तो के है, क्योंकि ये ध्यान से देखिए, ए में भी है, मतलब सर्कल में भी है, ट्रायंगल में भी है और स्क्वायर में भी है। तो ये जो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसको बोलते हैं वेन डायग्राम लॉजिकल रीजनिंग। इस तरीके जब आता है तो आप बना सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। अब इंडियन लॉजिकल रीजनिंग क्या है? इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखिए, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग बेसिक 2 पॉइंट है। आज इतना ही कर देते हैं दोस्तों, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इतना ही है, बाकी कल करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में एक होता है आपका ऑर्थोडॉक्स, एक होता है हेटेरोडॉक्स। ये क्या है? हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मीन्स क्या होता है और हेटेरोडॉक्स मीन्स क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है जो गॉड में, वेद में बिलीव रखते हैं। जैसे अब गॉड में जो बिलीव रखने वाले, जो ये गॉड हो गया, वेद हो गया या वेदा, जो भी है, इसमें जो बिलीव रखते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। और हेटेरोडॉक्स वो होता है हेतो, इसमें जो गॉड में नहीं बल्कि ये लॉजिकली बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं या साइंटिफिक बात करते हैं। ये जो साइंटिफिक या साइंस के रूप में बात करते हैं, तो जो तर्क और विज्ञान की बात करते हैं, तर्क प्लस विज्ञान, अगर इस पॉइंट से जो बात करेंगे उसको बोलते हैं हेटेरोडॉक्स। और जो ये क्या करते हैं, ये विश्वास रखते हैं ईश्वर और वेद में, इनमें जो विश्वास रखते हैं इनको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। और इनको बोलते हैं, जो तर्क और विज्ञान के ऊपर बात करते हैं उसको बोलते हैं हेटेरोडॉक्स। अब इसमें कौन कौन आता है? जितने आप हिंदुज्म धर्म को, आप हिंदुज्म और यहां पर आपका आता है जो नास्तिक, जिसको बोलते हैं यहां पर बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाका जो भी है, एंड अजीविका।
ये जो पॉइंट है आपको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे आप मान लीजिए हिंदुज्म जो धर्म है इनमें किसमें विश्वास रखते हैं भाई, वेद को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, योग, जो भी है इनका कॉन्सेप्ट है। 18 पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, इनकी जो कॉन्सेप्ट होती है ये इसमें विश्वास रखते हैं। और ये जो बाकी यहाँ पर है साइंटिफिक बात कर, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, आजीविका, ये लोग का कॉन्सेप्ट देखिए। बुद्धिज्म क्या कहता है भैया कि आप का जो जीवन है यही सत्य है, जो आपके सामने कोई दुख चाहे सुख की जो घटनाएं घटती यही सत्य है। अगर सुख आपको मिलता है तो उसके पीछे कोई रीजन है, अगर आपको दुख भी मिलता है तो उसके पीछे कोई रीजन है। वो कारण की बात करता है, कारण है तो उसका निवारण है। एक साइंटिफिक और तार्किक बात करता है कौन, बुद्धिज्म। लेकिन अगर यही बात हिंदुज्म में आ जाओ तो ये क्या बात करेंगे, सब ऊपर वाली कृपा है। अगर आपको यहाँ पर बाहर आए हो तो ऊपर वाला आपको चाहा है। आपको अगर ये चीज नहीं हो रहा तो आपको कुछ बेहतर बनने के लिए बनाया गया है। अब ये क्या करता है, आपको खिलाई पुलाव में जिंदा रखता है, आशा उम्मीद पे मार देता है। मतलब ठीक है, मगर एक मन को शांति के लिए आदमी कुछ पल के लिए ठीक लगता है, ये कुछ पल के लिए ठीक लगता है। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा था, बोला अच्छा हुआ कि आपने वहां नहीं गया, क्यों ना तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाता। ये सब ऊपर वाला चाह रहा था, ये इस पे छोड़ देते हैं ऊपर वाले। लेकिन ये क्या कहते हैं, अगर आपके साथ कोई बुरा हुआ तो उसके पीछे कारण था, अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ तो उसका भी कोई कारण था। ये कारण की बात करते हैं, कारण के साथ उसका रीजन ढूंढते हैं, रीजन के साथ उसका क्या करते हैं, सुधार सोचते हैं, कैसे इसको काम बेहतर किया जा सकता है। तो इनमें क्या होता है बुद्धिज्म में, जैसे आप पढ़ेंगे हीनयान, महायान, वज्रयान, नवयान। स्वतंत्रिका क्या है इनका, वैभाषिका क्या है, सॉरी इसमें स्वतंत्रिका वैभाषिका। तो बुद्धिज्म में इनके कुछ आते हैं, जैसे विनय पिटक क्या है, त्रय पिटक क्या है, अधम पिटक क्या है। ये जो इनकी कॉन्सेप्ट है, जो इनकी बुक्स हैं, जो इनकी लिटरेचर है, उस पर सारी पॉइंट लिखी गई है, बताई गई है। ये बुद्ध के द्वारा दी हुई सारी ज्ञान है, जो उसको अपने जीवन में अमल करता हो तो सक्सेस है, मस्त है अपने जीवन को। वो ज़्यादा डीपली नहीं सोचता, ज़्यादा हल्के में सोचते, बैलेंसिंग अपरोच अपना जीवन चलाता है। ये पॉइंट कहा गया बुद्धिज्म में। जैनिज्म में इसमें 2 पॉइंट है, जैनिज्म भी उसी पॉइंट पे चलता है, चारवाक क्या है, आजीविका क्या है। सॉरी इसमें आपका पॉइंट आता है जैनिज्म में दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वो होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते, जिनको नागा बाबा बोलते हैं। श्वेतांबर वो तो जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए जीव जंतुओं को मत मारिए, आप हिंसात्मक मत बनिए। आप देखते हैं ये लोग खाना जो होता है सूर्य डूबने से पहले खाना खा लेते, सूर्य अस्त होने के बाद खाना नहीं खाते। इससे पीछे कई रीज़न है। सूर्य अस्त होने के बाद आपकी बॉडी क्या करती है, जो बॉडी का सब पार्ट होता है, आपका डाइजेशन सिस्टम, जैसे पेनक्रियाज हो गया, आपका लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सारी जो आपका स्टमक हो गया, ये प्रोसेस सूर्य अस्त होने के बाद 8 बजे तक सब प्रोसेस काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए देखते होंगे लोग जो कहते हैं एसिडिटी बनता है। 8 बजे बाद आप खाना खाओगे, 2 बजे रात को खाना खाओगे, तो आपका डाइजेशन सिस्टम तो खराब होगा, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है, वो ज़बरदस्ती उसमें आप ठूस रहे हैं, तो चीज़ें सड़ती है, और जब सड़ेगी तो बदबू देगी। तो ये कहने का मतलब वो तार्किक बात करते हैं, साइंटिफिक बात करते हैं। चारवाक आजीविका क्या कहता है, चारवाक कहता है कि देखिए अगर आपको घी पीना है तो आप क्या करिए, उधार लेके पी लो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कल अच्छा हो या ना हो, प्रेजेंट में जो हो वही होगा। तो आपका जो दिल करे, अगर आपके जेब में 150 रुपया है तो खा लो, मस्त रहो, ज़्यादा मत सोचो, जीवन का कोई ज़्यादा अस्तित्व नहीं है। घूमो टहलो, बढ़िया एंजॉय करो, इसी में जीवन है। आजीविका क्या कहता है कि डेस्टिनी की बात करता है, आपको जो होना होगा वो होके रहेगा, कोई उसे मिटा नहीं सकता है, चाहे आप कितनों भी पाबंदियां कर लो। जैसे एक कहावत था कि एक राजा थे, उन्होंने बोले कि हाथी के ऊपर बैठ गया हूँ तो कैसे कुत्ता काट लेगा, लेकिन जब कुत्ता उनको काटना ही था वो जरूर काटेगा। तो जो आपके जीवन मुसीबत आना होगा वो आके रहेगा, वो हटेगा नहीं। ये कहता है कौन, डेस्टिनी, मंजिल की बात, आजीविका। ये इनका अपना अपना लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट और परिभाषाएं दी गई हैं। तो दोस्तों आज इतना ही बात करते हैं, बाकी 3-4 टॉपिक और इसमें है, परमाणु और अनुमाना और व्याप्ति और हेत्वाभास, कल बात करते हैं। आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद। और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। ऐसे आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ज़्यादा मत करिए, बस इतना पढ़िए जितना याद हो जाए। ज़्यादा बोरियत मत करना कि बार बार सर पे बोझ लो। ठीक है, पढ़ाई करो, लेकिन एक चीज़ आपको जाते जाते बताऊंगा दोस्तों। अब अपने घर में से बोर्ड लाइए, बोर्ड लाइए, छोटा लाइए, 400 का लाइए, 500 का लाइए, या तो इतना बड़ा आप लाएंगे। इससे क्या होता है, दो चीज़ फायदा होता है। आप जो पढ़ते हैं, पढ़ के बैठे हैं, पढ़ने के बाद वो चीज़ जब आप बोर्ड पे लिखेंगे, लिख करके एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को आप देखेंगे, आप यकीन मानिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप विश्वास बढ़ेगा। आप अपने आप से सोचेंगे अरे मेरे अंदर इतनी नॉलेज है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। आप अपनी पहचान बना सकते हैं। आजकल ऑनलाइन चीज़ें हैं, यूट्यूब पे डालिए तो लोग उसको देखे या ना देखे, अच्छे बुरे सब लोग इस दुनिया में हैं। आपकी चीज़ें अच्छी लगेगी तो लोग लाइक करेंगे, नहीं खराब लगे तो उसको डिसलाइक करेंगे, यही होगा और क्या होगा। लेकिन आपको तो अच्छा लगेगा। लोगों के चक्कर मत पड़िए, लेकिन अपने लिए कुछ नया करिए। मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो आज से काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो अभी बच्चे पास हुए ना, उनको ऐसा थोड़ी है, अभी कम से कम 1 ईयर तक उनको और डबल मेहनत करना पड़ेगा। क्या, पढ़ने के बाद ना वो चीज़ें आपको ऐसे लिख करके लेक्चर देना पड़ेगा, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा। जब ये सब आप प्रोसेस करोगे, आप जैसे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, तो आप इंग्लिश में बात करो। अभी जैसे मैंने इंग्लिश ली, अब इसमें क्या है, हिंदी मीडियम इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि लोगों को जल्दी समझ में आती है। कम्युनिकेशन कोई लैंग्वेज बाधा नहीं होती है, लेकिन अगर आप जिस भाषा में समझते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। अब पता चला मैं यहाँ इंग्लिश में बोलूँ, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम उन्हीं के लिए इंग्लिश समझ में आएगा, और जो हिंदी होंगे तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा। तो अगर मैं इंग्लिश लिख दिया हूँ और हिंदी में समझा तो बाइलिंगुअल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अभी से इसका प्रयास करिए, गलत ही लिखो। मैं कहता हूँ बाय मिस्टेक, ऐसा ये भी देखिए, स्पेलिंग सबकी गलत होती है, ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा है ही। आप जैसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं वैसे ही लिखते हैं। और इसको मत सोचिए कि जीवन में गलतियाँ नहीं होती, गलतियों से ही इंसान सीखता है। ठीक है, तो मेरा मानो आप अपने घर में बोर्ड लाइए, बनाइए, जो कुछ होगा आप उसको बनाइए, फीडबैक दीजिए। मैं आप फीडबैक दूंगा आपको, कैसा आप पढ़ाते हैं, कैसा करते हैं। धीरे धीरे आप सीखेंगे। आप जिस दिन आप किसी कॉलेज में पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि आज की जो मेहनत है कल वही आपको बहुत डबल फायदा देगा। इसलिए आज से ही शुरू कर दो। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।